दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज से आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू करवाऊंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू बीच बीच में करवाते रहूंगा, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और आप जान लीजिए कि लीनियर अलजेब्रा से मिनिमम 200 एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, लीनियर इक्वेशन ही है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा दिया है, 3 इक्वेशन। कहता है हैज नो सॉल्यूशन इट ए इज। ए क्या होगा, ए का वैल्यू अगर ये दिया है यहाँ पर, ए आपको दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर। ए क्या है, अचर पद है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, इस टाइप को लीनियर अलजेब्रा को अगर आप एक मैट्रिक्स के रूप में बदलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी, लिख सकते हैं ना। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट जीरो हो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट जीरो, देन ये भी लिख सकते हैं a इनवर्स x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो बोल ही दिया है कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो देखिए आप लोगों को 2 चीजें मैंने बताया है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं, सॉरी नॉट जीरो हो जाए तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। बता रखा है, फिर भी एक बार रिवीजन करते जाइए, रिवीजन होते चला जाएगा। अगर जितना हो सकता है मैं रिलेटेड चीजें सारी चीजें बताऊंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाए देन क्या मिलेगा आपको, 2 चीजें मिलेंगी। पहला, या तो मिलेगा नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन। चलिए, तो यहां तो डायरेक्टली बोल रहा है कि इसके पास नो सॉल्यूशन है ना। नो सॉल्यूशन है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक लीनियर अलजेब्रा को, लीनियर इक्वेशन को आप इस रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हम लोग a का मतलब क्या लिखते हैं, a मीन्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। तो x1 y1 z1 हम लोग मानते हैं, तो ये a है 1 1 होगा, a 1 1। फिर यहाँ होगा 1a1 और यहाँ हो जाएगा 1 1a, ये है, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट, इसी का हम यहीं से जांच कर लेंगे। आपको तो निकालना है a का वैल्यू, तो यहाँ से a निकल जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 1 1 a 1 1 1 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते तो दो जीरो हो सकता है। अच्छा ये है, दो तो जीरो होना, 2 जीरो नहीं हो सकता, यहाँ संभव नहीं कर पाएंगे, मैं 2 जीरो नहीं कर पाऊंगा, हाँ नहीं। तो सॉल्व भी करिए, डायरेक्ट a लेते हैं, सॉल्व करेंगे, ये और ये समाप्त, ये होगा a स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 लेते हैं, 1 ले, ये और ये समाप्त, a माइनस 1, और प्लस 1 लेते हैं, ये और ये समाप्त, ये हो जाएगा 1 माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या मिल रहा है, a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 आपको मिल रहा है ना। और यहां पर मिलेगा माइनस a माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा a माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 1 1, टोटल ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सेम चीज 2 हो जाएगा a माइनस 1। आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस 1, तो a माइनस 1 तो ये बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a, और यहाँ कुछ नहीं तो माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये कहता है ये मेरा इतना बराबर 0 हो जाएगा, a माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से ही निकाल लेते हैं, इसलिए a का मान कितना आ गया, 1।
ए का वैल्यू 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस है प्लस 2a और माइनस a करेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा a प्लस 2 और माइनस 1 a प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आएगा 1 और माइनस 2। तो 1 और माइनस 2 आना चाहिए। तो यहाँ आंसर ये होगा, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस। -2 एंड 1 दोनों आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 1 मिनट हम लोग डीप रिवीजन कर लेते हैं। एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है इस टाइप का, बोल रहा है इसके पास नो सॉल्यूशन है ना। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ए का वैल्यू क्या रख दे जिससे इसका एक भी सॉल्यूशन ना निकले, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू ना निकले। तो नो सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन को आप इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। एक पर बता रखें जहां पर a होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का कोएफिशिएंट वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है a1 1 1 a1 1 1 a, वो चीजें लिख दी। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया, आपकी मर्जी जैसे सॉल्व कर सकते। एक तो 0 हो रहा था, हम 1 0 करके कर सकते थे, पर उससे अच्छा दिख रहा था हम सॉल्व भी कर लेते। अगर आप स्पीड से, इतनी बात है तो आपको लिखना नहीं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 3 ऑर्डर्स का, इनमें से 4 स्टेटमेंट इनसे दे रखा है, कौन सा आंसर सही होगा ये दिख रहा है। तो अच्छा सबसे पहले डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है ए इज 0 मैट्रिक्स। ए को एक 0 मैट्रिक्स हम लोग तभी कह सकते हैं जब ए का सभी के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए। आपको यहाँ सभी एलिमेंट्स 0 नहीं दिख रहे, मतलब ये आंसर गलत होगा। ठीक, कहता है बी नंबर देखिए जो सबसे इजी, पहले उसे छाटिए। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 ना आए, कम आए या ज्यादा आए, 0 के बराबर ना हो। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, क्या देगा। अब ये तो दो पार्ट 0 है, ये लेते हैं -1, तो ये पार्ट खत्म, आएगा -1, मतलब सॉल्व करने पर आ रहा है 1 इक्वल टू नॉट 0। 0 के बराबर नहीं मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहा है नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। बी एंड डी ऑप्शंस गलत हो गए। अब a इक्वल टू -i कहता है, तो i का मतलब 3 ऑर्डर का है, तो i क्या होता है 3 ऑर्डर का। i क्या है देखिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होता है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ही 0 हो गया, तो ये i, ये -i बोला, मतलब ये पार्ट तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। a इक्वल टू -1 इंटू आई हम नहीं कह सकते, ए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब करके देख लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर, है ना, कि आई के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकता है ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू दे रखा है इसने 0 0 -1, बी का वैल्यू देखा 0 -1 एंड 0 -1 0 0। फिर से यही चीज लिखेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। देखिए इसका थर्ड एलिमेंट में अगर 2 एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट ही कुछ है ना, तो थर्ड एलिमेंट के साथ ही गुना होगा, बाकी के साथ ये 0 देगा। देखिए ऐसे ऐसे करके गुना होगा, ये 0 ये 0 ये -1 +1, मतलब ये +1 देगा। इसके साथ सॉल्व करेंगे तीनों 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। फिर ये इसके साथ करेंगे तो 0, क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 ही, थर्ड एलिमेंट के साथ ही मल्टीपल होगा। -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0। ये बीच वाले एलिमेंट से होगा, तो बीच वाले एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ये 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट देखेगा, क्या फर्स्ट वाला, तो इसके साथ देखेगा तो 0,
इसके साथ देखेगा तो 0 और इसके साथ देखेगा तो +1 आएगा। और 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आ गया। ये तो मेरा आइडेंटिटी है। मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आई के बराबर आ रहा, मतलब सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे ये चारों ऑप्शन कैसे गलत हो और कैसे सही हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए दिस इज, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो यहां से दिख रहा है कि 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो आपको पता है मेरे पास 3 आइगन वैल्यू होगा। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो डिग्री होगा वो 3 होगा और सब में 3 है। तो चेक ही करना पड़ेगा कौन कौन सा क्या होगा, है ना। तो ए दे रखा है तो हमको चाहिए आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही निकालते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला काम है आप ट्रेस निकाल लीजिए इसका। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, आपको मैंने ट्रेस बता रखा और नहीं पता तो देखिए, ट्रेस होता है मेन डायगोनल का एलिमेंट का ऐड कर दीजिए सिर्फ, सम ऑफ मेन डायगोनल। तो 1 1 1 एंड 1 3, इसका आप निकाल लो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल, देखिए दो पार्ट आराम से 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, 2 0 हो जा रहा है। अगर देखिए R1 R2 को अगर जोड़ेंगे तो नहीं होगा, पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। R2 एंड R3 को अगर जोड़ते हैं, R1 से इससे जोड़ दें, मतलब R3 से यदि आप चलते हो और कर लेते हैं आप R3 प्लस R2, तो देखो वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको। R1 पर तो आप काम नहीं कर रहे, उतर जाएगा। R2 पर काम नहीं कर रहे, उतर जाएगा। R3 पर काम कर रहे हैं, R3 प्लस R2 ये 0 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये भी 0 ही हो गया। जब तीनों ही 0 हो गया, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया कि तीनों 0 हो गया। अब क्योंकि हम आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बाय 3 ऑर्डर का बता रखा है, हमको A11 की आवश्यकता पड़ेगा, A22 की आवश्यकता पड़ेगा और A33 की आवश्यकता पड़ेगा। अभी मैं लिख के बताऊं क्यों। तो A11 की वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये और ये समाप्त, ये होगा 1 और कट के ये आ जाएगा -1 यानी 0। अब A22 मतलब ये ले रहे, ये पार्ट 1 1 0, ये भी 0। 3 ले रहे, ये और ये समाप्त, ये भी 0। लो तीनों ही 0 हो गया। हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं भाई। तो अगर ऐसा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बता रखा है क्या होता है मेरे भाई। होता है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। चलिए आपको याद हो तो ये होता है, ठीक है। आप लैम्डा का लैम्डा रखिए, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 3 आया है, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये तीनों का वैल्यू ही 0 है, तो लैम्डा से गुना होगा तो 0 ही देगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हो गया 0। ऑल ओवर मेरे पास आया क्या, लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे, तो टफ देगा नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस बार इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कहता है मैट्रिक्स ए अगर ऐसा दिया तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस आई। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो तो उस मैट्रिक्स को आपको एक्लॉन फॉर्म में बदलना पड़ेगा, है ना। एक्लॉन फॉर्म में कैसे बदलते हैं देखिए जरा। तो एक्लॉन फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा। इससे पहले आप a माइनस आई का रैंक निकालना, तो a माइनस आई कर लीजिए। a माइनस आई, a माइनस आई, आई का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, 1 0 0 एंड 0 0 0 1 0 0 0 0
क्या ऐसा होगा? वहां जैसा दिख रहा हो वैसे ही होना चाहिए। 4 पार्ट है, रॉन्ग हो गया। 1 0 0 0 0 1 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 0 1, ऐसा है। इसका मतलब ये है कि आई को घटाना ए में से, आई मतलब मेन डायगोनल को घटाना है। मेन डायगोनल आपको ये दिख रहा होगा, ए वाला पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट फिर नीचे का पार्ट समान है। तो अगर घटा लेंगे तो आपको घटाना क्या है इसके साथ, तो ये तीनों जगह 0, यहाँ जगह 1, ठीक है। तो ऊपर हो गया 0, 4 0 ये बन जाएंगे मेरे पास, फिर ये 0 हो जाएगा 1 पर 3 0 बन जाएंगे, फिर यहाँ पर 0 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 3 0 एंड नीचे आएगा 1। इसको एक्लॉन फॉर्म में बदलना है। एक्लॉन फॉर्म क्या कहता है, जितना सबसे ज्यादा जीरो वाले को सबसे नीचे लिखेंगे, उसके बाद उससे कम जीरो वाले को, उसके बाद कम जीरो वाले को, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ चेंज कर दे ये वाले दो पार्ट को, है ना, ये R3 है आपका, ये R4 है, ये आपस में हम चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ होगा 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड ये हो जाएगा 0 0 0 1 और ये हो जाएगा 4 0 होगा। ये मेरा एक्लॉन फॉर्म में बदल चुका है। एक्लॉन फॉर्म बदल गया तो रैंक आपको निकालना है, रैंक ऑफ ए माइनस आई। तो रैंक ऑफ ए माइनस आई कहता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये तो टोटल जीरो वाला रो हो गया, तो ये वाला खत्म करिए, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, इसमें एक एक एलिमेंट आपको दिख रहा है, मतलब नॉन जीरो रो कितने हो गए, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इस बार ये क्वेश्चन कह रहा है कि आइगन वैल्यू, एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया है, आइगन वैल्यू निकालिए। तो आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं दो तरीका, कई तरीके, दो नहीं कह सकते, कई तरीके, 7-8 तरीका, आपको जो नया दिख जाए, है ना, जल्दी जो दिख जाए। नहीं तो प्रॉपर रूल है, आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल द्वारा निकालिए, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उतना बड़ा वो देगा नहीं, को ऐसा देगा कि उसके प्रॉपर्टीज से बन जाए। आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टीज मैंने बता रखा है आइगन वैल्यू में। तो कौन सा आंसर होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, लेकिन 3 ऑर्डर का तो 3 होगा। इसका मतलब कोई ना कोई आइगन वैल्यू एक रिपीट किया होगा। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा है 2 0 0, क्या एक आइगन वैल्यू रिपीट किया होगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो 3 आइगन वैल्यू होगा, एक्स वाई एंड जेड, है ना। 3 आइगन वैल्यू मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड। अगर यहां पर देखें तो इसका रो सम निकाल लीजिए। तो रो सम हमको क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करिए 2 और इसको सॉल्व करिए 2, इधर भी सॉल्व करेंगे 2, इधर रो सम मेरे पास तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। अगर रो सम तीनों के तीनों इक्वल है, इट्स मीन एक आइगन वैल्यू, 1 आइगन वैल्यू इज 2 होगा, एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड में से जेड का मान मान लीजिए क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो और 2 चाहिए आपको, 2 और निकालना है। तो यहां से एक नियम और है, आप ट्रेस निकाल लीजिए। ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, 3 3 6 और 2 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 0 है, तो 2 लेके सॉल्व करेंगे हम। ये पार्ट खत्म, ये 9 माइनस 1 आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये ट्रेस ऑफ ए मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ क्या होता है, आइगन वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। देन मुझे दिख रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 8, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8।
और ये डिटर्म यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या है 16 है, मतलब x इंटू वाई मुझे दिख रहा है 8, x इंटू वाई क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो x प्लस वाई 6 और x इंटू वाई 8 सॉरी ये 8 सॉरी 6 आएगा, ये गलत है, ये क्या आ जाएगा 6 आएगा, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, 8 में से 2 हो गया 6। तो ऐसा कंडीशन आप इमेजिन करिए x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बताए, 4 दूनी 8 और 4 2 6 होता है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, एक मान लीजिए 4 आ रहा है, दूसरा मान लीजिए y आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, तो 4 2 2, तो रेंज क्या इसका बन सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेट ऑफ 2 to 4, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं बातें समझ आई होंगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए कह रहा कि इट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 दिया है, ध्यान से देखिए, इनकंसिस्टेंट बोला है, तो k का वैल्यू, दो ही चीज होता है लीनियर इक्वेशन में, या तो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, दो ही चीज हो सकता है ना। एक लीनियर इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे, आप एक लीनियर इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिल सकता है कंसिस्टेंट, एक मिल सकता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स या तो उसके पास एक या अनेक सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट मीन्स सीधा सीधे कहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और इसके पास अगर एक ही सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या कह रहा है यूनिक, एक मतलब यूनिक, समझ पा रहे हैं ना। दो ही चीज हो सकता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो, एक तो हो सकता है कंसिस्टेंट हो जाए, दूसरा इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो वन और मोर सॉल्यूशन, अगर यूनिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, और अगर इनफिनाइट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो 3 लीनियर इक्वेशन मेरे पास दे रखा है, देन मैं ये कह सकता हूं यहां से कि इसको, इस तीनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस रूप में लिखते थे, ax इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इस रूप में जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि a का जो वैल्यू होता है वो x y z का कोएफिशिएंट वैल्यू, तो 1 1 और k होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 2, यहां हो जाएगा 3 1 माइनस 1, ये होगा। तो सीधा सीधे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, k का वैल्यू निकालने बोला है तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट आप निकाल लो, तो क्या होगा 1 1 3 1 माइनस 2 1 और 2, सॉरी ये k है, k 2 और माइनस 1। अगर आप ये दोनों को जोड़ देते हैं C2 से, चलिए C2 प्लस C3 कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा, C1 पर तो काम नहीं कर रहे, ये 1 प्लस k हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 2 माइनस 2 माइनस 1, और ये मेरे पास हो जाएगा k 2 और माइनस 1। दो जीरो करने से बहुत आसान हो जाती है चीजें, अब डायरेक्टली हम 2 0 हो गया है तो सीधे ये वाला वैल्यू लेंगे, है ना। तो रूल कहता है प्लस के बाद ये माइनस चलेगा, 1 प्लस के, 1 प्लस के लिए तो ये और ये पार्ट समाप्त, ये और ये पार्ट में 1 3 2 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1, तो यहाँ पर सॉल्व करिए इसको, माइनस 1 प्लस के हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1 और माइनस 3 दूनी 6, माइनस तो आएगा लेकिन बाहर भी माइनस, मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा, तो इतना आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इक्वल टू तुम कर ही सकते हैं, इसका मतलब 0 हो गया, बराबर में क्या दे देंगे 0 दे देंगे, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तो इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0, इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस
1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, फिर से एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आप सारी चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया था मेरे पास, 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है ये जो है इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन दिया -1, 1, 0 एंड 2। लीनियर इक्वेशन में दो चीजें आपको याद रखना है, एक कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मींस 1 और मोर सॉल्यूशन, अगर एक ही सॉल्यूशन आया तो यूनिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, एक हो सकता है, एक से अधिक वाले को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के लिए। नो सॉल्यूशन आया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। चलिए यहां हम देखें, सॉल्व मिलनी यहां पर है। अब कोशिश करेंगे यदि दो चीजें 0 हो रही हैं तो आप उसे 0 कर लीजिए, ताकि डिटरमिनेंट निकालना बेहद आसान हो जाएगा। अब ये 1, 1 के लेंगे तब भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान, क्योंकि हम सॉल्व नहीं करते। आप एग्जाम में डायरेक्ट देख रहे हैं ये 2 0 है, ठीक है, हमको लेके चलना है ये वाला, ये लेके चलेंगे, ये और ये समाप्त, ये चारों पार्ट उतार देंगे, हो गया डायरेक्ट। इतना करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट यहाँ लिखते, ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखता, और ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0, तो ये पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस के इक्वल टू 0 लिखते हैं हम, डायरेक्ट 1 प्लस के इक्वल टू 0 प्रैक्टिस बनाइए, और यहां पर निकाल लेते के इक्वल टू -1, डायरेक्ट आंसर लिखते, 10 से 20 सेकंड में ये बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है हमको, कहता रैंक ऑफ द 4 into 4 ऑर्डर्स का ये दिया है, क्या होगा इसका रैंक। तो रैंक निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म निकालना ही पड़ेगा। तो एक्लॉन फॉर्म क्या कहता है, मैक्सिमम 0 वाले को सबसे नीचे, उसके बाद कम 0, कम 0, कम 0, लास्ट में एक एलिमेंट रहेगा, चलेगा। तो चलिए हम लोग बदलते, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते, ये मानना क्या ये दे रखा है, अब क्वेश्चन को हम 0 करने की कोशिश करें तो कौन सा 0 हो सकता है, ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, 100% 0 मुझे मिल रहा है, ये हो सकता है 0, और कौन सा 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। चलिए इसी को 0 करते हैं, R1 से चलते हैं, R1 प्लस आप R3 कर लो, देन आपको मिलेगा, R1 से चल रहे तो ये R3 को जोड़ रहे, 0 + 0 0, ये हो जाएगा 0, ये 0, 1 1, ये हो जाएगा 2। और क्या कर सकते हैं, और कोई काम करेंगे, कहाँ कुछ दिख रहा है, R2 एंड R4 पर दिख रहा है, एंड आप ये कर सकते हैं, R2 से चलिए और R2 माइनस R3 कर लीजिए, तो इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये दोनों में आप काम कर नहीं पाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं, तो ये 0 -1 0 1 और -1 0 -1 0, तो ये वाले सबसे ऊपर कर लेते हैं हम लोग, R4 को सबसे ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि इसके पास नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट में, है ना, इसको कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट में। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा -1 0 -1 0, और सबसे ज्यादा 0 वाला नीचे आ जाएगा मेरे पास, 0002, और भी चेंज कर लेते हैं इसको, R3 एंड R2 को चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 -1 0 1, ये हो जाएगा 0 0 2 1। अब देखिए जरा, मैक्सिमम 3 0 आ रहा, तो मैक्सिमम 0 वाले वैल्यू सबसे नीचे है, उसके बाद 2 0 वाला, उसके बाद 1 0, उसके बाद नॉन जीरो वाला। तो आपको निकालना है रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए क्या कहता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो रो की वैसी संख्या जो नॉन जीरो वाला है, तो सभी के सभी दिख रहा है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए, 4।
है ना। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 4, यानी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिकल्स दे रखा 3, एक ट्राइंगल का वर्टिकल्स दिया है, वर्टिकल ऐसा है ना, ए मान लेते हैं x1 y1, हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, बी हम लोग रखते हैं x2 y2 और सी देते हैं x3 y3। तो वर्टिकल दे रखा है तो ट्राइंगल निकालने का एक तो आप बन जानते हो, हीरो का सूत्र लगा दे वहां से बन जाएगा, नहीं तो यहां से बना सकते हैं डिटरमिनेंट का यूज। तो क्या कहता है, अगर ट्राइंगल दे रखा उसने, है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दे रखा 9 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर में होता है इसलिए कि एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ यूनिट दे रखा है, इतने स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट मीटर है या सेंटीमीटर है किलोमीटर है क्या है पता नहीं, जो भी होगा। तो ये दे रखा है मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 9, प्लस माइनस 9 लिखते हैं हम लोग, केवल 9 लिख रहे चलेगा, हाफ इंटू x1 का वैल्यू मान लिया -3 0 दिया है, दूसरा वर्टिकल 3 0 दिया, तीसरा 0 एंड k दिया है ना, इधर तो 1 1 1 होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देन मिलेगा 9 दूनी 18। अब दो पार्ट मेरे पास 0 है, देखो जरा ये प्लस माइनस सीधा k लेके चलिए, k लेके चलते हैं तो ये वाला पार्ट खत्म, आएगा -3 3 1 1। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 18 आया है, इधर आया -k इंटू, इसको सॉल्व करिएगा -3, इसको सॉल्व करिए -3 आएगा, मतलब -3 एंड -3 -6। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6k इक्वल टू आ गया 18, दैट इज k इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए, है ना। इसको याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकालते हैं, बेहद ही आसान होता है इससे, अगर आपको डिटरमिनेंट तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x, किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का जो है सिंगुलर दे रखा, मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, देन x का वैल्यू क्या होगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी को ना बोलते हैं हम लोग सिंगुलर, और इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट 0 मीन्स नॉन सिंगुलर। यहां हम लोग कहेंगे a इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग a इनवर्स इज एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट है a इनवर्स, देन इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके ध्यान में बना रहे, याद हो जाए। ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट है मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दो चीजें हो सकती है, या तो नॉन सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट। ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए ये तो जनरल बातें हैं, इतनी चीजें सीख गए। अब नॉट, अगर ये सिंगुलर है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो दो पार्ट अगर 0 है तो एक लेके सॉल्व करिए, प्लस माइनस -2 लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे, ये पार्ट समाप्त, 8x 12 6, 12 एंड 6, और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
माइनस 2 उधर जीरो हो गया, 8 छक 48 और माइनस 12x इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये 48/12 यानी 4 आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। देखते रहिए, लीनियर अलजेब्रा का आपको मैंने बता दिया है 200 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे हम लोग। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।